क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस अध्याय को हम लोग प्रारंभ करते हैं, काफ़ी अच्छे से समझेंगे। देखिए, प्रकाश यानी लाइट के बारे में हम पिछले अध्याय में अवगत हो चुके हैं, इनके बारे में जान चुके हैं कि प्रकाश क्या है। और इस अध्याय में यानी प्रकाश का परावर्तन अध्याय में और आने वाले 2 चैप्टरों में लाइट के बारे में हमें इसका उपयोग के बारे में भी अध्ययन करना है। ठीक है, तो ये जो प्रस्तुत अध्याय है प्रकाश का परावर्तन और इसके ये पृष्ठ पर, ठीक है, पहले पृष्ठ पर हमें कौन से बिंदु पे अध्ययन करना है। देखिए, इस पे हमें अध्ययन करना है प्रकाश क्या है और उसके स्रोत क्या है, प्रकाश किन किन स्रोतों से निकलता है। दूसरा है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, और तीसरा प्रकाश की किरणें। काफ़ी अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले देखिए 1 नंबर पे प्रकाश और उनके स्रोत। पहले प्रकाश क्या है, आइए देखते हैं इसको। पहले प्रकाश क्या है। वस्तुओं को देखने के लिए आंखों के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक है। अंधकार में हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं, सही बात है। अतः प्रकाश वह कारक है, फैक्टर है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो ये प्रकाश की परिभाषा हो गई। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, अंधकार में हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं, यानी प्रकाश के परिवर्तन के कारण हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स कहा जाता है। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, कुछ मानव निर्मित यानी मैन मेड होते हैं, जैसे सूर्य, तारे आदि प्रकाश के क्या है, प्राकृतिक स्रोत है, जिनमें सूर्य जो है पृथ्वी वास्तु के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है। बिजली का जलता बल्ब, ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया, ये सब क्या है, मानव निर्मित ये प्रकाश स्रोत कहे जाते हैं। देखिए यहाँ पे नेचुरल लाइट सोर्सेस कौन से हैं, सूरज, तारे और चंद्रमा। ठीक है, अब इसके बाद आदमी यानी मैन मेड मानव निर्मित कौन से हैं, बल्ब, मोमबत्ती और टॉर्च। तो इसके बाद देखिए आगे, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। देखिए क्या है, लालटेन, लैंप आदि क्या हो करती है कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदलती है, और इसी प्रकार बिजली का बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रकाश से क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है। तो ये आप पहले से जानते होंगे, काफ़ी आसान है। इसके बाद देखिए दूसरा हमें क्या पढ़ना है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। काफ़ी सिंपल है इसको समझना। कुछ वस्तुएं जो हैं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, प्रकाश उनसे निकलता है, वो कहलाती है प्रदीप्त वस्तु। जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि, ये जो वस्तुएं हैं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, प्रकाश इसे कहा जाता है प्रदीप्त यानी दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती हैं। और कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे, ये प्रकाश स्वयं यानी उत्सर्जित नहीं करते, प्रकाश इनसे नहीं निकलता है, तो इसे कहा जाता है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे देख। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, जब किसी प्रदीप्त वस्तु यानी प्रकाश जिनसे वस्तु से निकलती है वो वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, जो निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचता है, तभी हम उस वस्तु को यानी उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। ये जब हम टॉर्च लेते हैं तो उससे लाइट निकलता है, अगर उस पर वो लाइट अगर टेबल पर पड़े तो टेबल हो गया अप्रदीप्त वस्तु और प्रदीप्त हो गया क्या, टॉर्च। तो उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं, किसकी वजह से, प्रकाश के परिवर्तन की वजह से, और ये प्रदीप्त वस्तु से लाइट निकलने की वजह से। उदाहरण में यहाँ पे बताया गया है, उदाहरण के लिए चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, वो अप्रदीप्त है। जब सूर्य की प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो वो प्रकाश का कुछ भाग परिवर्तित कर देता है, यानी हम तक पहुँचाता है, हमारी आंखों तक पहुँचाता है, तभी हम उस चंद्रमा को देख पाते हैं। वास्तव में वो चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता, किसका प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, जो वो परिवर्तित कर देता है। अतः चांदनी यानी चंद्रमा से आता प्रकाश वास्तव में सूर्य का ही एक परिवर्तित प्रकाश ही है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं और धूल कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित करते हैं और फिर चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है।
यानी प्रकाश को फैला देते हैं। इसी कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, वायुमंडल यानी वायु और धूल कण के कारण ही। ठीक है, वो क्या करते हैं, प्रकाश के किरणों को प्रकीर्णित कर देते हैं। और इसी प्रकीर्णन के कारण देखिए यहाँ पे प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जब सूर्य की प्रकाश उनमें सीधे नहीं पड़ती। ठीक है, तभी हम वस्तुओं को देख पाते, क्यों, इस प्रकीर्णन की घटना के कारण ही, यानी प्रकाश चारों तरफ फैल जाती है। तीसरा देखिए क्या है, पॉइंट है, बिंदु है, प्रकाश की किरणें। किसी प्रदीप्त वस्तु यानी प्रकाश निकलने वाली वस्तु जैसे मोमबत्ती की लौ या बिजली के जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पे चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहा जाता है। ठीक है, और चित्रों में सरल रेखा पर तीर का चिन्ह वह दिशा बताता है, प्रकाश की दिशा बताता है। हम देखेंगे अभी, जिनमें प्रकाश चलता है, प्रकाश के किरणें के समूह को प्रकाश के किरण पुंज कहा जाता है। तो ये क्या समझ में आया आपको? देखिए यहाँ ये क्या है, ये देखिए, ये एक सरल रेखा में प्रकाश की किरणें जा रही हैं का निशान है, ये प्रकाश की दिशा बताता है। और जब एक तीर हम खींचे ये प्रकाश की किरण है, और अनेक तीर खींचे यानी किरणें के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ये क्या है, ये प्रकाश की किरण पुंज है, कई सारी किरणें यहाँ पे उपस्थित है। तो प्रकाश के किरणें के समूह किरण पुंज कहा जाता है, बीम कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज। इनके बारे में भी पढ़ना है। देखिए पहला क्या है, अपसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती जाती है। ठीक है, तो वो कहलाती है अपसारी किरण पुंज। देखिए ये है अपसारी किरण पुंज, एक बिंदु स्रोत से निकल के चारों तरफ फैलती जाती है। इसके बाद देखेंगे समांतर किरण पुंज। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे समांतर किरण पुंज। ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती हैं। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत जो होता है ये समांतर किरण पुंज के तौर पे आता है। ठीक है, जैसे सूर्य का प्रकाश, तो ये हो गया समांतर किरण पुंज। ठीक है, सूर्य का प्रकाश इसका अच्छा उदाहरण माना जाता है। सी नंबर है अभिसारी किरण पुंज। सी नंबर पे है अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें कई दिशाओं से आती हैं और एक बिंदु पे मिल जाती हैं। ऐसे किरण पुंज के किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है, कब, जब वो भी एक बिंदु स्रोत से नज़दीक आए। तब देखिए यहाँ पे इनकी दूरी ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। ठीक है, तो ये अभिसारी हो गया। अब चौथे नंबर पे हमें पढ़ना है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। ये क्या होती है वस्तुएं? सबसे पहले पारदर्शी, काफ़ी आसानी से समझना, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आ जा सकता है। पारदर्शी कहा जाता है कांच, पानी, हवा इत्यादि। ठीक है, ये पारदर्शी हो गया। पदार्थ उन पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को अपने से होकर जाने देता है। पारभासी, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, यानी प्रकाश की किरणें एक छोटे से अंश को वो अपने से जाने देता है, वो पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, देखिए ये सारे पारभासी हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो प्रकाश का अपने से बिल्कुल जाने नहीं देते अपारदर्शी कहलाते हैं पदार्थ। लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, ये पदार्थ इनसे बाहर नहीं जाता। ठीक है, ये रोक लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। और इसी परिघटना से ही हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, अन्यथा हम नहीं देख पाते। अच्छी तरह से पालिश की हुई चिकनी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश का अधिकांशतः भाग उसके द्वारा लौटा दिया जाता है, अर्थात परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये सतह कौन सी है, वो समतल दर्पण। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परिवर्तक भी है। ये कई बार पूछा भी जाता है कि प्रकाश का सबसे अच्छा परिवर्तक क्या माना जाता है, तो वो समतल दर्पण, जिसे हम आईना कहते हैं। ठीक है, आईने को सब प्रकाश का अच्छा परिवर्तक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो कलई किया होता है वो चांदी की परत होती है, वो पूरे को वो लौटा देती है, परिवर्तित कर देती है। देखिए यहाँ पे, तो इसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। देखिए पढ़ते हैं हम लोग। समतल दर्पण प्लेन मिरर चिकनी कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है। समतल कांच की प्लेट पे एक सतह पर रंजित कर दिया जाता है, अर्थात उस पर रंजित यानी चांदी की परत जमा होती है जो सफ़ेद होती है। और रंजित करने के बाद चांदी की परत को लाल या किसी गहरे रंग से पेंट, आप देखे होंगे जो आईना होता है उसके पीछे एक लाल तरीके से पेंट किया होता है, और उसके अंदर देखिए, अब आगे से देखेंगे तो क्या है, सफ़ेद है, वो चांदी होती है। ठीक है,
तो पेंट चढ़ाने से चांदी की परत खरोंच आदि से सुरक्षित रखता है, वो पीछे से जो लाल रंग की पेंट होती है। तो ये प्रकाश के किरणों का अच्छा प्रवर्तक माना जाता है। प्रकाश के किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्रों को हम किरण आरेख कहा जाता है। देखिए, किरण आरेखों में सुविधा के लिए समतल दर्पण के 1.2 पी के द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोनों बिंदु यहाँ पे है, देखिए 1.1 ए और 1.1 बी क्या है, ये देखिए ये आगे का भाग है, यहाँ से प्रकाश पड़ता है तो इसे परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो ये 1.1 ए है और ये पीछे क्या है, ये कलई किया हुआ भाग है और बीच में क्या है, ये चांदी की परत है, यही प्रकाश को परिवर्तित करता है। ये परिवर्तक सतह है, ये आगे वाला हो गया। ठीक है, और ये कलई किया हुआ है, सबसे पीछे का है बी। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। आगे क्या है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। काफ़ी ध्यान से समझिए इसको। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह पर परिवर्तित होती है, उस नियम को प्रकाश का परावर्तन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इन नियम को समझने के लिए कुछ पदों की व्याख्या आवश्यक है। देखिए क्या है यहाँ पे, तो पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये समतल दर्पण है और ये किरण आ रही है, इसे आपतित किरण कहा जाता है, आने वाली किरण को। और ये दर्पण से टकराने के बाद ये परिवर्तित हो गई ए, ठीक है, और ये बी। और ये क्या है, बीच में अविलंब खींचा गया है। तो ये आपतित किरण और अविलंब से जो कोण बनता है आपतन कोण, यानी आने वाले किरणों के साथ कोण। और ये क्या है, ये परिवर्तित किरण और अविलंब के साथ जो कोण बनता है ये परिवर्तन कोण हो गया। यानी दोनों ये कोण आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल माने जाते हैं। ठीक, तो इनकी परिभाषा देखिए, आपतित किरण की क्या परिभाषा है, किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण यानी इंसिडेंट्स रे कहते हैं। पॉइंट 3 में ए ओ क्या है, आपतित किरण है, ये वाला ओ। और ये आपतन बिंदु क्या है, ये वाला बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है आपतन बिंदु कहलाती है ओ पर। परिवर्तित किरण कौन सा है, ये देखिए, जिस माध्यम जैसे हवा में चलकर आपतित किरण सतह, जिन माध्यम जैसे हवा में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौट गई तो वो परिवर्तित किरण कहलाती है, रे कहलाती है। 1.3 में देखिए ओ भी क्या है, ये परिवर्तित किरण है, ये एक ही माध्यम में हवा में आई और हवा में ही वापस परिवर्तित हो गई। और ये अविलंब क्या है, किसी समतल सतह से किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को बिंदु का अविलंब कहा जाता है 90 एंगल पे, ये हो गया अविलंब। ठीक है, यहाँ पे आपतन कोण देखिए क्या है, आपतित किरण और आपतन बिंदु से खींचे गए अविलंब से जो कोण बनता है, आपतित किरण और अविलंब से जो कोण बनते हैं आपतन कोण, परिवर्तित किरण और अविलंब से जो कोण बनता है परिवर्तन कोण हो गया। ठीक है, तो मेन पॉइंट देखिए क्या है, यही हमें समझना है। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, कौन से होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए ये तीनों एक ही समतल में होते हैं, इसका मतलब देखिए ये तीनों तो नीचे ही हैं, ऊपर तो है नहीं। ठीक है, एक ही समतल में, एक ही माध्यम में है। आपतित किरण आई, दर्पण से टकराई और निकल गई, यानी ये नीचे की तरफ ही ये तीनों है, अविलंब भी है। ठीक है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। हमने देखा है अभी, ये आपतित किरण से जो और आपतन कोण अविलंब से जो कोण बनता है आपतन कोण आई, और ये परिवर्तित किरण और अविलंब से जो कोण बनता है आर, ये क्या है, आपस में ये बराबर होते हैं। यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर, ये एंगल का नाम दिया गया है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, ए ओ, ओ बी और ओ एन एक ही समतल में। ठीक है, और दूसरा कोण ए ओ एन इक्वल टू कोण बी ओ एन, यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर। ए ओ एन और बी ओ एन ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के ये दो नियम कहे जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला बिंदु है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरणों का परावर्तन कैसे होता है। यहाँ ए भी एक समतल दर्पण है और एक किरण आ रही है, देखिए यहाँ पे एन, और ये दर्पण से टकराने के बाद एन पे किरण आ रही है और दर्पण से टकराने के बाद ये क्या होती है, उसी पथ पे वापस लौट जाती है। देखिए इसी पथ पे गई और उसी पथ पे वापस लौट आई, कब, जब समतल दर्पण पर लंबवत जो आपतित किरण आएगी। ठीक है, तो आपतन कोण और परिवर्तन कोण तो बराबर होगा, क्योंकि थोड़ा सा भी वो विचलित नहीं हुई, थोड़ा सा भी अगर विचलित होती तो एंगल बनता, इसलिए एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएगा। ठीक है, कोण आपतन कोण, ठीक है, ये देखिए आपतन आने वाली किरण और ये अविलंबी है,
तो इसका मतलब कोण आई और परिवर्तन कोण, परिवर्तित किरण और अविलंब से बना कोण, यानी कोण R इक्वल टू 0, आई और R दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। और ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है और ये पूछा भी जाता है, ये रहा, अर्थात परिवर्तित किरण अविलंब Pn से 0 अंश का कोण बनती हुई निकलेंगी। ये रहा देखिए यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये विचलित नहीं होती, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। अब आती है बारी, ये तो लंबवत हो गई, ठीक है। अब अगर समतल दर्पण पर कोई किरण जो है वो तिरछे आए, तो तिरछे देखिए ये आती है, तो उसका परिवर्तन कैसा होता है, कोई आपतित किरण OA यहाँ पे आई, ठीक है, और दर्पण से टकराने के बाद ये कहाँ निकल गई, AB दिशा में चली जाती है, AB दिशा की ओर वो चली जाती है। और देखिए अगर उसी पथ पे आती है यहाँ पे, तो उसी पथ पे वापस भी लौट जाती है। ये हमेशा का आपको ध्यान रखना है, लंबवत यानी 90 अंश पर, यानी 90 अंश पे हमेशा याद रखना है कि समतल दर्पण में कोई आपतित किरण लंबवत आती है तो उसी पथ पर वापस लौट जाती है, और तिरछे आती है तो वो दूसरे पथ पे लौट जाती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये समझ गए आप। आइए अब देखते हैं हमारा अगला जो बिंदु है वो है प्रतिबिंब, इमेज। क्या होता है प्रतिबिंब, जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब इमेज दिखाई पड़ता है। वस्तु के विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है और परिवर्तन के नियमों का पालन करती हुई परिवर्तित होती है। और ये देखिए कैसे परिवर्तित होती है, और उसी के आधार पर यह प्रतिबिंब का भी निर्धारण होता है अलग अलग प्रकार का। यह परिवर्तित किरण या किसी बिंदु पर मिलती है या किसी बिंदु से आतीत प्रतीत होती है। अगर मिलती है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब, और आती प्रतीत होती है तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वास्तविक कटान होता है, वास्तविक तौर पर मिलती है, या उस बिंदु से आती प्रतीत होती है, तो उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। ये दोनों बात यहाँ पे कही गई है, वास्तविक और काल्पनिक यहाँ पे दोनों है। ये प्रतिबिंब की पूरी परिभाषा हो गई। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते, और देखिए दोनों का अलग अलग है। जो वास्तविक कटान होगा तो वो वास्तविक प्रतिबिंब, और आती प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, वास्तविक और आभासी। पहले वास्तविक प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक तौर पर मिलती हैं तो उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब वो कहा जाता है। अतः वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु का हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। इसको देखेंगे हम, पहले हम इसके बाद आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा देख लेते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। ये वस्तु से हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। और यहाँ पे देखिए आभासी प्रतिबिंब को सदा डॉट डॉट या बिंदु या टूटी हुई रेखाओं से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये अवतल दर्पण है, और देखिए यहाँ से किसी वस्तु का या आपतित किरण आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद वास्तविक कटान के तौर पर फोकस से निकल जाती है। फोकस पे वास्तविक कटान है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, ठीक है, अवतल दर्पण। और यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण, तो यहाँ पे वस्तु की आपतित किरण आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद ये उधर ही निकल जा रही है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, ये डॉट डॉट देखिए, ये फोकस से आ रही है, ठीक है। तो फोकस से वास्तविक कटान नहीं है, ये प्रतीत होता है, तो ये क्या हो गया, ये काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब हो गया। यही तो बात यहाँ पे कही गई है। और इसे हमेशा बिंदु या टूटी रेखाओं से दर्शाया जाता है। अगर टूटी रेखा ऐसे डॉट डॉट तरीके से दर्शाया गया, इसका मतलब ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। यहाँ पे वास्तविक कटान फोकस पर, यहाँ पे फोकस पे वास्तविक कटान नहीं बल्कि आती प्रतीत हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कैसे बनाता है समतल दर्पण प्रतिबिंब को।